देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं। लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। अब ये टॉपिक पैराबोला ही नहीं है, मैथमेटिक्स में किसी भी जगह अगर आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चाहे वो जितनी बड़ी भी क्लास क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। ये लाइन लिख लेंगे, बता दिया है। तो यहां पर ये रफ फिगर, ये जैसे कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को दिखेगी वो क्या दिखेगी, ये इनके ऊपर के नॉर्मल। तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना बड़ा मत लिखना, एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे ही लिखा जाता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। इसको नोट कर लेंगे, फिर सीधे हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। हमारा एम क्या होगा, इधर देखो दो एम होगा, या तो पहला सुनेंगे, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी तो पहला ए का कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूं और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लूं, और ये दोनों पॉइंट निकालने के बाद इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, मेरा आंसर आ जाएगा। या मेथड 2 ये सोचेंगे, क्या मैंने ए का कोऑर्डिनेट निकाला और उसे बी वाले के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यानी ये बी वाली लाइन मिल रही कि नहीं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ये हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या वाइस वर्सा, बी का निकाला और ए पे जो टेंजेंट जो आ रही इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये लाइनें कैसी, ये टेंजेंट है बेटा, और ये क्या है, नॉर्मल। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने अभी क्वेश्चन देखा, ये पहला क्वेश्चन कि मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मेरे दिमाग में क्या बात आ गई कि ये सर्किल की इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो आर्टिकल के हिसाब से हम लोग को याद है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे कैसे होंगे, जैसे मैं सर्किल पढ़ चुका हूँ और मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ चुका हूँ, पैराबोला, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं दिखाऊंगा क्या कि पैराबोला सर्किल के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर पैराबोला से पैराबोला के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर जैसे आगे का चैप्टर पढ़ लिए तो पैराबोला एलिप्स के साथ भी मिक्स हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला के साथ भी मिक्स हो सकता है, या इलिप्स सर्किल के साथ, इलिप्स पैराबोला के साथ, इलिप्स स्ट्रेट लाइन के साथ, सिमिलरली हाइपरबोला भी, मतलब कोई भी दो चैप्टर आपस में मिक्स किए जा सकते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इन पांचों चैप्टर को हम पांचों चैप्टर में से दो आर्टिकल ले लें और दो चैप्टर ले लें और उनके अंदर से बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकते हैं। खासकर इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही टॉपिक होता है, पैराबोला, सर्किल और पैराबोला से पैराबोला के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया है, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे सेंटर मुझे ये मिल जाएगा और रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो 1 आएगी। रफली मैं एक फिगर बनाए दे रहा हूँ, तो यहाँ से अगर हम सब लोग ध्यान देंगे, सर्किल का सेंटर 0,3 और रेडियस 1 है, तो 0,3 और रेडियस 1 ये आ गया, और उसके बाद यहां पर ये जो है ये पैराबोला दे दिया गया, y² इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर फिगर वाइज अगर हम लोग ध्यान दें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मनस्वी हमें कहाँ दिख रही है बेटा, ये है और ये है, और हम लोग को याद है आर्टिकल क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई, जब कभी भी सर्किल के साथ काम हो रहा हो, किसके साथ काम हो रहा हो, सर्किल के साथ, तो समझ लेना कैलकुलेशन बड़ी आसान है। कैसे आसान है मैं बता रहा हूं, ये पैराबोला था, ये सर्किल था, तो जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक बात और भी याद है, क्या कि नॉर्मल ऑफ द सर्किल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर? तो मेरे पास क्या हो गया, सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से, ध्यान देना, सेंटर से ये पॉइंट अगर मैं निकाल दूं, ये वाला पॉइंट, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दूं और उससे रेडियस को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब बात यह आएगी कि इसको निकाला कैसे जाए।
तो यहां पर ये लाइन कौन सी बेटा, ये लाइन नॉर्मल की लाइन है कि नहीं? तो पैरामीट्रिक फॉर्म में या स्लोप फॉर्म में मुझे नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 4a = 4 हो गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया कि नहीं? तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? am² - 2am था कि नहीं था? अब मुझे m मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोई मुझे बताना चाहेगा m निकलेगा कैसे? अगर m निकल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब ये जरा सोचो, मैं 1 मिनट का तुम लोग को मौका दे रहा हूं। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये लाइन बेटा नॉर्मल की है, तो मैं क्या करूंगा, पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूंगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आ गई ये y = mx - 2am - am³ हो गया कि नहीं? a भी पता है, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? 0,3 से, तो 0,3 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया m, x की जगह 0, a की जगह 1, ये आ गया। तो यहां से सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, तो ये m³ + 2m + 3 = क्या आ जाएगा? 0। अब ये m में क्यूबिक इक्वेशन मिल गई, नॉर्मल हम लोग वैल्यू पुट करके रूट्स निकाल लेते थे, तो निकाल लेंगे यहां से। तो यहां पे अगर सब लोग ध्यान देंगे तो m = -1 इसका एक रूट है कि नहीं है? m = -1 है। तो अब एक बात मेरी ध्यान से सोचना, भाई ये m में क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन 3 मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही पॉइंट की होगी ना। अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्किल और पैराबोला के बीच में यही तो डिस्टेंस होगी, क्या इसके अलावा कहीं और तुमको फिगर में पॉसिबल दिख रहा है? तो इसलिए आगे की जो m की जो 2 वैल्यू हो रही होंगी ना, वो कैसी हो रही होंगी? वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू हो रही होंगी, क्योंकि अगर वो रियल वैल्यू दे जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझे? तो इसलिए m की 2 वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बड़ा मन है, तुम ये बात नहीं सोच सकते हो, तो तुम निकाल लोगे फैक्टर करके। समझ गए ना बात? ये m+1 ऐसे लिख के निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अब यहां पे अगर ये वैल्यू निकाल लो तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है हमारे लिए, क्योंकि m² है नहीं, तो यहां से -m लाओगे। ये लो m+1 आ गया, और ये देख लो ये देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इसका b² - 4ac <= 0 है कि नहीं? तो इसका b² - 4ac <= 0 है, तो यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए m की एक ही वैल्यू आएगी ऐसे केसेस में। क्लियर? अगर वो सीधे मिल जा रही तो आगे की वैल्यू की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, और सोचोगे तो फिर आगे यही हो जाएगा जाके। ठीक? तो m मुझे मिल गया है, a मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहां से a 1 है, m भी 1, तो 1, m की वैल्यू -1, तो कुल मिला के 1,2 आ गया। और जब ये 1,2 आ गया तो मैंने क्या बताया, इससे ये रेडियस माइनस करना पड़ जाएगा कि नहीं करना पड़ जाएगा? तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? √1 - 0 होल ऑफ स्क्वायर 2 - 3 होल ऑफ स्क्वायर -a। तो फाइनली ये √2, a की वैल्यू 1 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? √2 - 1। ये एडवांस का बहुत फेवरेट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा ही फेवरेट है। फिर से अब एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे, सुनो, जब भी सर्किल और पैराबोला पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई बोला, सर्किल और पैराबोला पे, तो हमेशा पैराबोला पे पॉइंट लिख लोगे स्लोप के फॉर्म में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका? नॉर्मल का, और फिर नॉर्मल जो होगा सर्किल के सेंटर से पास होगा, उसको सेटिस्फाई करा दोगे, m की एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू पुट कर देने के बाद ऐसे लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेम यही प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, अब माइनस होगा कि नहीं होगा वो सिचुएशन के ऊपर फिगर से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ये था सर्किल और पैराबोला के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट टाइम एक बार और बोल रहा हूँ, क्या कभी भी पैराबोला और सर्किल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो पैराबोला पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लोगे इन टर्म ऑफ स्लोप, और किसका? नॉर्मल का लिखोगे, और नॉर्मल की इक्वेशन सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, उसको सेटिस्फाई करा दिया जाएगा। करा देने के बाद m की एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पुट कर दोगे, जिससे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और दोनों पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दिया जाएगा, और उसके बाद ये रेडियस उससे माइनस कर दोगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और भी ध्यान रखेंगे, देखो इधर अगर मान लो ये पैराबोला और सर्किल कट कर रहा होता, तो अगर ये दोनों कट करने लग जाते तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनकी क्या रहेगी? 0 हो जाएगी। ठीक है? और एक बात और, आखिरी बात ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
जैसे अभी हम लोगों ने देखी, तो उसमें खाली इतना भी क्वेश्चन करके छोड़ा जा सकता है कि भाई पॉइंट ऑन द पैराबोला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जो है सर्किल एंड पैराबोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द पैराबोला फॉर विच गिवन सर्किल गिवन पैराबोला रिप्रेजेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वहां पे केवल ये पॉइंट निकाल के छोड़ दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराबोला और इसके साथ लाइन के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी पैटर्न का था सर्किल और पैराबोला के साथ, तो उसको कर लेंगे। अब इसके आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये लाइन दे दी गई है। तो भाई यहां पर ये पैराबोला हो गया, और अब इस लाइन को अगर देखोगे तो y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, और x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -5, तो +5 और -5 नीचे आ गए, ये ऐसे आ गए बेटा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा। तो कहीं भी शॉर्टेड डिस्टेंस होगी बेटा, यहाँ पर मान लो एक रफ कहीं सोच लोगे, और हम लोग को आर्टिकल ये ध्यान रखना है क्या, पुरानी बात कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग द नॉर्मल। अब जरा एक बात ध्यान दो, यहाँ पे भाई मुझे लाइन के क्वेश्चन पता है, तो इसका मतलब कि अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट निकालूं, क्या निकाल लूं, कोऑर्डिनेट, तो वो ए का कोऑर्डिनेट और ये ए का कोऑर्डिनेट पता है, और बी पॉइंट पे लाइन की इक्वेशन पता है, तो पॉइंट पता है और लाइन पता है, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम करेगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ए का पॉइंट, और ए का पॉइंट किस फॉर्म में लिखना है, हमने बताया कि नहीं, हमने बोला कि स्लोप फॉर्म में लिख लो, ठीक। तो ये पैराबोला की इक्वेशन ये है बेटा, तो ए की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी इसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इक्वल टू my माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो x इक्वल टू my, a की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी है, और इस पैराबोला के लिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो क्या थे, 2a, am स्क्वायर, ये नोट करेंगे पहले। तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख गया, a का वैल्यू तो हमारे पास 1 था, तो अल्टीमेटली इस a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2m, m स्क्वायर। अब m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें ध्यान है कि ये जो नॉर्मल है ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1, तो ये m1 की वैल्यू ये 1 आ गई, इसकी स्लोप मान लो m2 है, तो m2 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसको एक साइड कर लो कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वैसे भी याद करो, ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला था, तो इसकी स्लोप मैंने बताई थी क्या आती है, 1/m, याद है। तो अब ये और ये इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से m1 का वैल्यू 1, ये दिस, तो फाइनली यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे तो ये 2,1 आ गया, और जब 2,1 आ गया तो एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी, पॉइंट पता है और लाइन पता है, तो x के 2 y की जगह दिस, और अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, फाइनली 2√2 आ जाएगा इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी पैटर्न से था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का की क्वेश्चन था। अब 18 में क्या है, टेंजेंट नॉर्मल सब कुछ मिक्स है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये एक पैराबोला दे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहां से पैराबोला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, पीटी एंड पीएन नॉर्मल, ये इसके ऊपर एक पी पॉइंट है पैराबोला पे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, जो टेंजेंट एक्सिस को टी पे कट कर रही है, और नॉर्मल जो है वो एन पे कट कर रहा है।
अब उन्होंने कहा है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीटीएन, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। सेंट्रॉइड मतलब क्या हो गया जी, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे h, k। अब मुझे इसका लोकस निकालना है भाई, तो लोकस कैसे निकल पाएगा, सेंट्रॉइड है ये, तो सेंट्रॉइड होने की वजह से मुझे P का पॉइंट, T का पॉइंट, N का पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे दिमाग में बात आई कि P का पॉइंट 80 स्क्वायर 280। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन मुझे लिखनी आती है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है पैरामीट्रिक फॉर्म में, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर थी कि नहीं। अब ये t का कोऑर्डिनेट कैसे निकल पाएगा, तो चूंकि ये x एक्सिस पे तो y की वैल्यू किसमें क्या रहेगी 0, तो t का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -80 स्क्वायर कॉमा क्या आ गया 0 आ गया। अब n का पॉइंट चूंकि मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है तो ये लाइन किसकी है, नॉर्मल की है, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग को याद है क्या थी, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये इसकी इक्वेशन थी। अब ये x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y इसमें क्या आ जाएगा 0, तो जैसे y 0 पुट करोगे तो टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, तो यानी कि x इक्वल टू 2a प्लस a t स्क्वायर। तो n का जो कोऑर्डिनेट आ गया 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, ये n का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देख रहे हैं तो मुझे ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स मिल गई हैं। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं सेंट्रॉइड निकालता हूं तो h की वैल्यू भी t के टर्म में आएगी कि नहीं आएगी, और k की वैल्यू भी किसके टर्म में आएगी, t के। तो यानी h भी रिप्रेजेंट है इन टर्म ऑफ t, k भी रिप्रेजेंट है इन टर्म ऑफ t, तो यानी ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। और पैरामीट्रिक फॉर्म में लोकस हमें पता है कि पैरामीटर को एलिमिनेट करने से मिलता है, तो मैं t को एलिमिनेट कर दूंगा जिससे मुझे h और k के बीच में क्या आ जाएगा रिलेशन, और देन h रिप्लेस बाय x, k रिप्लेस बाय, और उसके बाद फिर ऑप्शन में जो जो लिखा वो कार्यक्रम करना शुरू करेंगे। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई 80 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 3, x1 x2 x3 बाई 3, तो ये 3h इक्वल टू 2a प्लस 80 स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, देन k इक्वल टू 280 प्लस 0 बाई 3, तो 3k बाई 2a इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट 3h इक्वल टू 2a प्लस a, 3k अपॉन 2a होल ऑफ स्क्वायर, तो 3h इक्वल टू 2a प्लस a अपॉन 4a स्क्वायर इंटू 9k स्क्वायर, एक a से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 9k स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू 3h बाइडस 2a, कॉमन कर लेता हूं मैं, 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये h बाइडस 2a बाई 3, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली k स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 3 h बाइडस 2a, और देन h रिप्लेस बाई x, k रिप्लेस बाई y, और अब यहां से इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 3 x माइनस 2a बाई 3। तो यहां तक पहले नोट कर लेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो ये लोकस अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया है। तो लोकस मिलने का क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीटीएन इज ए पैराबोला। तो ये देखो ध्यान से, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। अब जब ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो ये ध्यान से देखो, ये जो होता है इसी को तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a बाई 3 हाँ है, तो यानी कि एक सी ऑप्शन इसमें सही होगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस आ जाएगी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर उसने एक ऑप्शन में पूछा वर्टेक्स। तो याद करो इस फॉर्मेट में वर्टेक्स हम लोग सीधे निकाल लेते थे कि नहीं निकाल लेते थे, बोलो। तो यहाँ से अल्फा और बीटा ही तो वर्टेक्स होती थी। तो यहाँ से जो वर्टेक्स आती थी अल्फा कॉमा बीटा, तो ये 2a बाई 3 कॉमा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से वर्टेक्स यानी ए ऑप्शन भी सही है।
ठीक। दूसरी बात फिर उसने पूछी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो उसके निकालने के लिए हम लोग इसको कैपिटल एक्स लेते थे कि नहीं, ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ध्यान से सोचेंगे क्या होती थी, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगी, माइनस ए होती थी कि नहीं। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये मैंने ऐसे लिख दिया है कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए और क्वेश्चन का दिस कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ से 4a इक्वल टू दिस हो गया, तो कैपिटल ए की वैल्यू a/3 हो गई, ठीक। कैपिटल एक्स एक बार बोर्ड पे देख लोगे ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो x माइनस 2a/3 इक्वल टू a/3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/3 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दी गई, 0, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। लास्ट क्या बचा, फोकस, तो फोकस देख लेते हैं। तो फोकस इस पैराबोला के लिए क्या होता था, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या होगा 0, a,0 था कि नहीं। तो ये तो शिफ्ट वाला है ना पैराबोला, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह x माइनस 2a/3 और a की वैल्यू a/3, और कैपिटल y जो है वो एक्चुअल में स्मॉल y ही रहेगा यहाँ पे इस पैराबोला के लिए, तो वो y,0 ही बना रहा। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो a आ गया, और यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a,0। तो फोकस हाँ है, तो ये डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो गए हम लोग के पास, एक तो सी ऑप्शन सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, 3 ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद पैराबोला का लास्ट क्वेश्चन, तो अब देखते हैं, देखो इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि अल्फा आर एस टी बी 3 नॉन जीरो नंबर, पी एक पॉइंट दे दिया गया है, क्यू जिसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है, आर एक पॉइंट दे दिया गया है, एस एक पॉइंट दे दिया गया है, और उन्होंने कहा है ये चारों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं इस पैराबोला पे y² इक्वल टू अल्फा एक्स पे, और उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि पी क्यू फोकल कार्ड है। अब चूंकि पी क्यू फोकल कार्ड है इस वजह से मैं इसका अदर एंड लिख सकता हूँ, क्योंकि फोकल कार्ड है तो T1 T2 इक्वल टू क्या था -1, तो वहां पे पॉइंट क्या आ गया था, देखो अगर एक पॉइंट at², 2at था तो अदर एंड का कोऑर्डिनेट a/t² -2a/t था कि नहीं, फोकल कार्ड का अदर एंड। तो यहाँ अल्फा लिखा है a की जगह, तो a/t² -2 अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया क्यू का। और फिर क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि लाइन क्यू आर, ये जो लाइन है क्यू आर और पी के ये पैरेलल हैं, तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। एक बात तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसने क्वेश्चन ने ये जो बात बोली है कि ये पी के लाइन और आर क्यू लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की वजह से इनकी स्लोप सेम होगी कि नहीं होगी, तो स्लोप ऑफ पी के इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू निकाल लेते हैं। तो 2αt -0 अपॉन α_t² -2α इक्वल टू 2αr प्लस 2α/t अपॉन α_r² -α/t², ये आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आर की वैल्यू मुझे पहले क्वेश्चन में निकालनी थी, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 19 का डी ऑप्शन आ जाएगा। अब उसका 20 करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कि टेंजेंट एट पी, तो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, रफ ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और एस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, तो ये नॉर्मल कहीं मीट कर रहे हैं जाके, जिस जगह पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का मुझे ऑर्डिनेट बताना है, ठीक, यानी y का कोऑर्डिनेट। और साथ में क्वेश्चन ने कहा है s × t = 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एक खास बात देखेंगे कि जितना ऑप्शन है वो किसके फॉर्म में लिखा गया है, सब t में लिखा गया है,
इसलिए हम जो भी आंसर निकालेंगे वो किसके फॉर्म में निकालेंगे, टी के। अच्छा, टेंजेंट एट पी, तो टेंजेंट एट पी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी जा सकती है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए की जगह क्या है, अल्फा है, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। दूसरी बात, नॉर्मल एट एस, तो ये क्या था नॉर्मल की इक्वेशन, y प्लस, अब यहाँ फार्मूला क्या होता था नॉर्मल का पैरामीट्रिक फॉर्म में, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में t पैरामीटर ना यूज करके क्या यूज किया इसमें, s, इसलिए t ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, s लिखूंगा, और a ना लिख के क्या लिखूंगा, अल्फा। तो ये आ गई इक्वेशन, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम है ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू निकालना, ठीक। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x उठा के यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ पूरा, जैसे पुट कर दोगे एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, टी वाई माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये आ गया। और अब यहाँ से y कॉमन कर लूँगा तो 1 प्लस एस टी माइनस अल्फा एस टी स्क्वायर इक्वल टू दिस, और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा आंसर पूरा का पूरा किसके फॉर्म में लिखना है, टी के, तो मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा कि एस टी इक्वल टू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, और एस टी एक निकल जाएगा तो एक खाली टी बच जाएगा, ए एस टी स्क्वायर है ना, तो एस टी एक 1 हो गया और खाली एक टी बचेगा, और यहाँ पे 2s की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी, और अल्फा 1 अपॉन टी क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो कर दो सिंप्लीफाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जैसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो नोट कर लेंगे। तो अब जाके ये पैराबोला का काम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फिर इसके आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं।